भू आकृतिक प्रक्रियाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपट्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पट्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पट्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, धरातल असमतल क्यों है? सर्वप्रथम भूपर्पट्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि इनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित या एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण या वियरिंग डाउन तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव या अधिवृद्धि या तललोचन। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन या ग्रेडेशन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह या सस्टेन में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि या सैकड़ों हजार वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे ये निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण या डायस्टॉर्फिज्म एवं ज्वालामुखीता वोल्केनिज्म अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित हैं। अपक्षय, वृहत्क्षरण या मास बर्स्टिंग, अपरदन एवं निक्षेपण या डिपोजिशन बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है।
प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण या एक्वायर तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक या एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रभावित जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक या डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव या स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल स्ट्रेस लहरों एवं ज्वार-भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर अंतर्जनित प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक प्रोसेस, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन या रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण या डिसएस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पट्टी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण, डायस्ट्रॉफिज्म सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पट्टी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिक की भूमिका, प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पट्टी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनीय महाद्वीप रचना या इफेरियोजेनी भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं से भूपर्पट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीता या वोल्केनिज्म ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई
सैलो या लावा या मैग्मा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखीय स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैले शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेस। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक या टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल या स्ट्रेस धक्का एवं खिंचाव पुश या पुल से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल या शेयर स्ट्रेसेस या विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल सैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन अर्थात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण या फिसलन अर्थात स्लिपेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन या क्रिस्टलाइजेशन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों अर्थात ग्रेन्स के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड या बॉडी में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहत्क्षरण, संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन अर्थात डिन्यूडेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत अर्थात स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय, बृहत क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखता वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार या फ्रॉस्ट व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण अर्थात ओरिएंटेशन, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तर तल, घटक खनिजों की कठोरता
या कोमलता तथा उसकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता, परमिएबिलिटी या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती हैं। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव वे विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनगम्य इम्पेरिसेप्टिबल हो सकता है। दीर्घावधि में ये सतत श्रांति अर्थात फैटिग्यू के कारण सेलों को तीव्र रूप में प्रभावित करता है। अंततः ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यदि मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय या वेदरिंग। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन अर्थात मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन अर्थात डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानीय अर्थात इन सिटू या तदस्थन अर्थात ऑन साइट प्रक्रिया है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकीय, जलवायवीय, स्थलाकृतिक एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित अर्थात कंडीशन्ड होती हैं। इन सब में ज्वालामुखी का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षयी प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मंडल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती हैं। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं: रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक एवं जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं अर्थात केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अर्थात क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों अर्थात फोर्सेस पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षक बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल अर्थात शियर स्ट्रेस, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण अर्थात एक्सपेंशन बल,
शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है, जिसका परिणाम सेलों का विभंग अर्थात फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने अर्थात रिलीज के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत शांति फैटिग्यू के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। जैविक कार्य एवं अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय, वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग या फान के द्वारा नई सतहों अर्थात सरफेसेस का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत अर्थात एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग अर्थात मैकेनिकली से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। अपक्षय के विशेष प्रभाव अर्थात स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। अपसल्कन, इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभारितकरण अर्थात अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपरदन एवं वृहद संचलन अर्थात मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखता वनों अर्थात वनस्पतियों की देन है तथा वन अपक्षयी परिवार अर्थात वेदरिंग मेंटल की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृहद क्षरण अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियाँ अपरदन का परिणाम है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण अर्थात एनरिचमेंट एवं संकेंद्रण अर्थात कंसंट्रेशन में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। बृहद संचलन मास मूवमेंट। बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मलबा या डेब्रिस गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है।
इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। बृहत मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन अर्थात फॉल सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहत संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे बढ़ावा देता है। बृहत संचलन अपक्षयित ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु लहरें एवं धाराएं बृहत संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहत संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन अर्थात गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली शैलें, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहत संचलन में सहायक होते हैं। बृहत संचलन की सक्रियता के कई कारण होते हैं। वे इस प्रकार हैं: प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक एवं अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अधिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन अर्थात लुब्रिकेशन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटाना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन अर्थात वाइब्रेशन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणामस्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन अर्थात तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं स्खलन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न बृहत का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन अर्थात स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन अर्थात रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े अर्थात वर्टिकल या प्रलंबी फलक अर्थात फेस से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर, जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहत के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 6.3 तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन अर्थात फॉल कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे शैल स्खलन अर्थात जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रभावित होते हैं से अलग करता है। बृहत क्षरण एवं
बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों? क्यों मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचलन अर्थात रैपिड फ्लो मूवमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। ये अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी स्टेबल है और बहुत कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर अर्थात रेंजेस के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्रायः सीधे शैल पतन अर्थात डायरेक्ट रॉक फॉल होता है। अपरदन एवं निक्षेपण अर्थात इरोजन एवं डिपोजिशन। अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति अर्थात एक्विजिशन एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों अर्थात फ्रैगमेंट्स में टूटती हैं तो अपरदन के भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहद क्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहद संचलन एवं अपरदन में अंतर है। बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर पाए जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे कि चित्र संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपरदन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें जल थल एवं जलमंडल के अंतःपृष्ठीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक या लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल कास्ट अर्थात चूना युक्त चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल अथवा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित अर्थात डिपॉजिटेड होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग अर्थात डिप्रेशर्स भर जाते हैं। वहीं अपरदन के कारण जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तललोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है
इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतियों एवं उनका उद्भव इवोल्यूशन में विस्तृत रूप से किया गया है। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है कि आप बता सकते हैं? मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण या मृदा जनन पीडोजेनेसिस सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती हैं। यह अपक्षयी प्रवाह अर्थात अपक्षयी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेषण ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौड़ घास एवं फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल बनाने वाले जानवर कणों अर्थात पार्टिकल्स को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज अर्थात अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है एवं पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक हैं मूल पदार्थ अर्थात सैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु अर्थात क्लाइमेट। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख हैं प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता। तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ अर्थात सैल अर्थात पेरेंट मटेरियल। मृदा निर्माण में मूल सैल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सैल कोई भी स्वस्थानीय अर्थात इन सीटू या उसी स्थान पर अपक्षयित सैल मलबा अर्थात अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप अर्थात परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन अर्थात मलबा के आकार, संरचना अर्थात एकल या पृथक कणों या मलबा के कणों का विन्यास तथा सैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रगति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई या मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन अर्थात यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल सैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों अर्थात लाइमस्टोन एरियाज में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र अर्थात पिक्यूलर होती हैं, मिट्टियाँ मूल सैल से
स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। स्थलाकृति अर्थात उच्चावच अर्थात टोपोग्राफी। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अपप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती हैं। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली अर्थात थिन तथा सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी या मोटी अर्थात थिक होती हैं। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिसरवण अर्थात परकोलेशन अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट या समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी अर्थात क्ले के मोटे विस्तार का हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी या मृदा का रंग भी गहरा अर्थात काला हो सकता है। जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अभियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीठ के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले अर्थात लेग्यूमिनस पौधे के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान अर्थात होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी अर्थात मैकेनिकल सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। कालावधि टाइम मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाला काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका या प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती हैं। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले रिसेंटली निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी तिल से विकसित मृदाएं तरुण अर्थात युवा अर्थात यंग मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तर अर्थात हॉरिजन का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक कालावधि नहीं है।